तो अब हम इन लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली हमने जैसे डिलॉन्ग पिटिट लॉ देखा, देखो इतना यूजफुल नहीं है कई जगह पर ये। अच्छा हाँ, ये हीट कैपेसिटी जो है, ये हीट कैपेसिटी नॉर्मली ये होगा जूल पर ग्राम में, और ये वैल्यू कई जगह पे 6.4 किलो कैलोरी भी लिखी रहती है, ठीक है ना। ये कई जगह पे 6.4 किलो कैलोरी भी लिखी रहती है। तो ये उतना खैर रिलेवेंट नहीं है। अपन आज जो टॉपिक के ऊपर प्राइमरी डिस्कशन करने वाले हैं वो अपना टॉपिक जो है दैट इज सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन तो देखो, एक तो होता है होमोजेनस और दूसरा क्या होता है हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनस की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या है? जैसे तुमने सैंड प्लस वाटर डाला, सैंड पानी नीचे जमा हो जाएगा नीचे, या फिर तुम बोल सकते हो तुम्हारे पास कर्ड है, तो उसमें कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो होता नहीं है, ठीक है। बट होमोजेनस में क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो हम लोग बेसिकली सॉल्यूशंस में होमोजेनस ही पढ़ने वाले हैं। होमो सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस out of which one must be liquid state. So one must be in liquid state. तो ऑब्वियसली एक कंडीशन तो हम लोग होमोजेनस की बात कर रहे हैं, तो होमोजेनस सॉल्यूशन एक बेसिकली एक मिक्सचर होगा दो और मोर सब्सटेंसेस का, जिसमें कई बार एटलीस्ट एक जो है वो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक लिक्विड में होना चाहिए। जैसे आटा और मैदा मिक्स कर दिया तो सोल्यूशन नहीं है, वो भी होमोजेनस ही होगा, लेकिन ठीक है। तो एक लिक्विड स्टेट में तो होना ही चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। अब देखो सोल्यूशन जो है उसको हम बेसिकली दो तरह से बांट सकते हैं, एक तो बाइनरी सोल्यूशन और दूसरा क्या है? पॉलिनरी सोल्यूशन। पॉलिनरी सोल्यूशन क्या है और बाइनरी सोल्यूशन क्या है? बाइनरी सोल्यूशन का मतलब एक सोल्यूट, एक सॉल्वेंट, और पॉलिनरी का मतलब क्या है? मोर देन वन सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है ना। जो हम लोग इस डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली बाइनरी है। इसका एग्जांपल क्या आएगा? कोकोनट वाटर, ठीक है, नारियल पानी, कोका कोला बेवरेज, ये सारे सॉल्यूशंस पॉलिनरी होते हैं। और इसमें क्या होगा बाइनरी में? जैसे शुगर सॉल्यूशन, तो इसमें एक शुगर सोल्यूट है और इस सॉल्यूशन में वाटर है, ठीक है ना। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। अब आता है सोल्यूट क्या है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट क्या है। तो सोल्यूट क्या है? सोल्यूट इज द कंपोनेंट, इट इज द कंपोनेंट which has less number of moles। मतलब क्या है? मोल्स जिसके कम हो, जिसकी क्वांटिटी कम है वो सोल्यूट होगा, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि सॉल्टी वाटर, यानी सॉल्ट कम है और पानी ज्यादा है, तो बेसिकली सोल्यूशन पानी का है और उसमें हल्का सा नमक डाला हुआ है, तो नमक की क्वांटिटी हम कम बता रहे हैं, राइट। और यदि अपन बात करें सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट क्या है? इट इज द कंपोनेंट, it is the component which has higher number of moles, it is that component which has higher number of moles, है ना। it is the, बोल सकते हैं अपन क्या, component which has higher number of moles, जिसके हायर नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो तुमने लेट से 23 ग्राम इथेनॉल, जो कि इथेनॉल अल्कोहल है, सॉल्यूशन ही होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, 18 ग्राम पानी के साथ मिलाया, तो सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? ज्यादातर लोग बता देंगे क्या कि वाटर जो है सर, वाटर तो देखो वाटर कम है तो वाटर होना चाहिए सॉल्यूट, बट एक्चुअली में ऐसा क्या है, इन दोनों के मोल्स निकालते हैं, तो इसका मोल 1/2 है और वाटर का मोल कितना है? वाटर का मोल 1 है, यानी कि वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है और इथेनॉल के कम है। तो अब इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे इसका मोल 1 है तो इसके मॉलिक्यूल्स Na होंगे और इसका 0.5 Na या Na/2 होगा, तो इसके मोल्स ज्यादा है ना,
तो जिसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं वो सॉल्वेंट हुआ, राइट? ठीक है, द कंपोनेंट with higher number of moles will be solvent. जिस कंपोनेंट के हायर नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो मास जरूरी नहीं है, जिसका यदि मास ज्यादा है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सॉल्वेंट होगा। हम लोग मास के टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं, केमिस्ट्री में हम किसके टर्म्स में बात करते हैं, केमिस्ट्री में हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो जिसके मोल्स ज्यादा है वो सोल्यूशन होगा, ठीक है ना, जिसके मोल्स ज्यादा है वो सोल्यूशन होगा। तो देखो बच्चों, सोल्यूशन के केस में अपन क्या क्या सीख चुके हैं अभी, उसको एक बार समराइज करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में क्या है, होमोजेनस जिसमें सेम कंपोजिशन हो, हेटेरोजेनस जिसमें अलग अलग कंपोजिशन हो, सोल्यूट सॉल्वेंट बाइनरी जिसमें दो कंपोनेंट हो, और पॉलिनरी जिसमें दो से ज्यादा हो। सोल्यूशन में सोल्यूट किसको बोलते हैं, जिसके मोल्स कम हो, और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जिसके मोल्स ज्यादा हो। ठीक है ना। अब यदि हम थोड़ा और आगे बढ़े तो अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बात कर रहे थे, यानी कि अपने पास अब सोल्यूशन है तो अब हम देखेंगे कौन सा सोल्यूशन ज्यादा गाढ़ा है, किसमें सोल्यूट ज्यादा है और किसमें सोल्यूट कम है। ठीक है ना, ये सब बात करेंगे। डाइल्यूशन मतलब सोल्यूशन में पानी डालना वगैरह वगैरह। तो अब सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम विदाउट मोल कॉन्सेप्ट भी, विदाउट मोल बता सकते हैं या फिर विथ मोल बता सकते हैं, बिना मोल के भी बता सकते हैं और मोल के साथ भी बता सकते हैं। विथ मोल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी वो क्या है, मोलैरिटी, वो क्या है मोलैलिटी, वो क्या है मोल फ्रैक्शन, वो क्या है पार्ट्स, सॉरी नॉर्मेलिटी। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे टर्म्स हो जाएंगे। फिर एक और टर्म है फॉर्मेलिटी। ठीक है ना, और इधर विदाउट मोल क्या है, परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, और एक टर्म होता है स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी इधर विदाउट मोल में और यहाँ पे विथ मोल। ठीक है बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट। परसेंटेज मास बाय मास क्या होगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे पास एक कंपोनेंट है सोल्यूट और बी कंपोनेंट है सॉल्वेंट। ए का मास है अपने पास WA और बी का मास है WB। ठीक है, तो परसेंटेज मास बाय मास क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज मास बाय मास। जैसे आई होप आपकी बात समझ में आ रही है। 10 ग्राम लेट से सॉल्ट प्लस तुमने लेट से 100 ग्राम वाटर ऐड कर दिया, तो परसेंटेज मास बाय मास कितना आएगा सॉल्ट का, परसेंटेज मास ऑफ सॉल्ट यदि हमें निकालना है तो इसका हम कैसे निकालेंगे, 10 अपॉन 100 प्लस 10 इंटू 100। तो इस तरह से हम परसेंटेज मास बाय मास निकाल सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट क्या आएगा, नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हम लिक्विड्स की बात करते हैं, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किसके लिए रिलेवेंट होगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेवेंट होगा उस केस में जहाँ पे दोनों कंपोनेंट लिक्विड है। और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है इट विल बी रिलेवेंट when both the components are in liquid state। दोनों ही कंपोनेंट जो है लिक्विड स्टेट में हो तब ये वैलिड होगा। ठीक है, जैसे तुमने पानी जो है उसमें नमक डाल दिया, तो होता क्या है जब नमक पानी में घुल जाता है तो पानी का वॉल्यूम नहीं रेज होता है। जैसे क्या है, तुमने एक कहावत सुनी होगी, एक कहानी सुनी होगी, कौवा होता है वो घड़े में कंकड़ डालता है, तो क्या होता है कंकड़ पानी में घुलता नहीं है, इसीलिए पानी जो है वो ऊपर आने लग जाता है। लेकिन यदि पानी में नमक या चीनी डाले या मिंट डाले तो क्या होगा, पानी ऊपर आएगा, पानी ऊपर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो घुल गया। तो होता क्या है, तुम सॉल्ट को जब पानी में डालोगे तो पानी के बीच में जो खाली जगह होता है वहां पे सॉल्ट फिट हो जाता है। जैसे मान लो तुमने एक गिलास पानी पी लिया तो तुम्हारा क्या वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नहीं, तो तुम्हारे शरीर में जो खाली जगह है वहां पे पानी जा रहा है।
तो जब ये घुलता है ना तो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता सॉल्ट, तो इसलिए हम लोग जैसे तुम यदि लेट से अल्कोहल और वाटर मिक्स करोगे तो दोनों के वॉल्यूम तुम कंसीडर कर सकते हो, बट यदि सॉल्ट को कंसीडर करोगे तो सॉल्ट पानी में पूरी तरह से घुल जाता है और उसका कोई वॉल्यूम रहता ही नहीं है। ठीक है, तो जो घुल गया, और एक होता है प्रेसिपिटेट होना, यानी नीचे जा करके जम जाना। अच्छा, तुम पानी में पत्थर डालोगे तो पानी ऊपर आएगा, यानी वो पत्थर पानी में घुला नहीं, बट तुम पानी में नमक डालोगे ना तो पानी में घुल जाएगा। ठीक है, तो पानी ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब सोल्यूट पानी में घुलता है तो वो कोई वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई नहीं करता है। तो ये कब रेलेवेंट होगा, जब दोनों कंपोनेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में है। यानी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, उसी तरह से परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम टर्म क्या होगा, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम होगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो ये तीन हमने बेसिक चीजें कर ली। अब अपने पास एक और टर्म आया है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे इसको ग्राम में रख सकते हैं और इसको लीटर में रख सकते हैं, तो इसका एसआई यूनिट क्या आ जाएगा, ग्राम पर लीटर। अब देखो ग्राम पर लीटर आएगा, बट ये डेंसिटी नहीं है, बिकॉज कुछ लोग सोचते हैं इसका तो डेंसिटी आ गया मास बाय वॉल्यूम, बट यहाँ पे मास सोल्यूट का है और वॉल्यूम सोल्यूशन का है। ठीक है, तो ये डेंसिटी नहीं है। तो ये हो गया कुछ टर्म्स। हमने क्या क्या पढ़ा बिना मूल कॉन्सेप्ट के, परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेंथ। तो ये बच्चों आज हमने कुछ बेसिक चीजें करी, ये बहुत इजी है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। फिर हमने आइडियल गैस इक्वेशन किया, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, ड्यूलॉन्ग पीथिट लॉ जो हमने पढ़ा, ड्यूलॉन्ग पीथिट लॉ, ये देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या बोलता है कि सारे मेटल एटम्स की थर्मल कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। यदि तुम मोलर मास को, जो कि मेटल का ग्राम है, उसको तुम मल्टीप्लाई करते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो किसमें होगा, वो आएगा जूल पर ग्राम। तो वो कांस्टेंट होता है 6.4 किलो कैलोरी। ये जगह 6.2 भी लिखते हैं, 6.4 ज्यादा रेलेवेंट है। तो ये खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो मोलर मास और स्पेसिफिक हीट दोनों मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें हीट कैपेसिटी मिल जाएगा, टोटल हीट कैपेसिटी। ठीक है ना, तो टोटल हीट कैपेसिटी सारे मेटल्स की सेम है, तो इसको, इसका मतलब यही है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज ऑलमोस्ट सेम, उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। तो ये खैर उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। आज हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, वो अपने लिए काफी रिलेवेंट है। तो ठीक है बच्चों, आज का सेशन अपन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपने जो बाकी के टर्म्स क्या क्या हैं, जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मैलिटी, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो सब जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है, कुछ और टर्म्स भी होते हैं जैसे पीपीएम, पीपीबी, वो भी जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ठीक है बच्चों, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।